बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नवीद है। मैं तनख्वाहदार बंदा था। सिनेमा हाउस में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में बेरोज़गार हो गया क्योंकि सिनेमा बंद हो गए। मेरी रोज़ी रोटी बंद हो गई। घर में बीवी भी थी और 2 बच्चे भी थे। पहले तो 1 महीना किसी तरह लोगों से मांग कर गुजारा होता रहा, लेकिन उसके बाद खाने के लाले पड़ गए। फिर मेरी बीवी ने एक नहायत अजीब काम शुरू किया। वो जब सुबह जागती तो एक पर्ची पर कुछ लिखकर दरवाजे से बाहर फेंक देती और 15 मिनट बाद दरवाज़ा खोलते तो बाहर गोश्त और अंडे वगैरह पड़ा होता। हम लोग इस चीज़ को पकाकर खा लेते और बहुत खुश होते। मैं हैरान होता, मगर मेरी बीवी कभी इसका राज न बताती। एक दिन मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और चारपाई पर पड़ गई। उसने कहा, ये पर्ची रोज़ की तरह बाहर फेंक दिया करना, तो जैसे पहले खाने का सामान आ रहा था आ जाया करेगा, लेकिन खुदा के लिए बाहर नहीं जाना। बाहर जो भी हो तुमने उसको अपना चेहरा नहीं आना, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। मैं इसी तरह करने लगा। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन एक दिन तजस्सुस में आकर दरवाज़ा खोल दिया और सामने खड़ी औरत को अपना चेहरा दिखा दिया। ये जानकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि बाहर जो औरत खड़ी थी उसके हाथ में रोज़ाना एक ऐसी चीज़ होती जो वो हमारे खाने पीने की अशिया में रख देती। इस खाने का राज जानकर मैंने अपने कानों में हाथ लगाया। जब पता चला कि लॉकडाउन लग रहा है तो सोचा कि सिनेमा तो बंद नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले सिनेमा घर को ही बंद किया गया क्योंकि यहाँ पर ही लोगों का रश ज़्यादा होता है। घर गया तो घर वालों को बताया कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है और जो तनख्वाह मिल रही थी वो भी अब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हम खुद नुकसान में चले गए हैं। बीवी ने कहा कि पिछले माह की तनख्वाह भी कम है, घर में राशन भी इतना पड़ा है कि 10-15 दिन खींच तान कर गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा। मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। फिर शाम को मेरी बीवी ने अपने दोनों बच्चों को लिया और घर से बाहर निकल गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो कहने लगी कि इनको लेकर पार्क जा रही हूँ। वैसे ही सर में बहुत दर्द है। शौहर ने कहा कि ले जाओ, फिर तो ये पार्क भी बंद हो जाएंगे, बच्चे बेचारे भी घर में ही कैद होकर रह जाएंगे। पता नहीं क्या आफत आ गई है। मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर चली गई और उनके आने में काफ़ी देर हो गई, तो मैं उनको ढूंढने के लिए चला गया। पार्क ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल जाया जा सकता था, क्योंकि वो छोटा सा पार्क कॉलोनी के अंदर ही था जहाँ 1-2 झूले लगे हुए थे और बच्चे वहाँ जाकर बहुत खुश हो जाते। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ थे ही नहीं। फिर आसपास देखने लगा। सामने एक दुकान थी। सोचा चले गए होंगे कुछ खाने के लिए, लेकिन वहाँ भी नहीं थे। दुकानदार मुझे जानता था। पूछा तो कहने लगा, आपके बीवी बच्चे तो आज पार्क में नहीं आए। थोड़ी देर वहीं बैठा वापस आ गया तो घर में बीवी भी मौजूद थी और बच्चे भी। मैंने कहा मैं तुम लोगों को तलाश करने पार्क चला गया था, तुम लोग तो वहाँ पर थे ही नहीं। उसने कहा कि रास्ते में मुझे मेरी सहेली मिल गई थी। मैं उसके घर चली गई। वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे। वक्त का पता नहीं चला। उसके बच्चों के साथ बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चों ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन आगे से हम लोग बिल्कुल ही घर में कैद होकर रह गए। पार्क वगैरह भी बंद करवा दिए गए। 10 दिन गुजर गए। उसके बाद फाके पड़ने लगे। बच्चों को भूखा देखता तो बहुत तकलीफ़ होती, लेकिन एक दिन बीवी ने एक ऐसा काम किया कि हम सब हैरान हो गए, और ये हरकत देखकर मैं भी हैरान हो गया। उसने कहा कि बच्चे सो रहे हैं तो मेरे साथ बाहर आओ। मेरी बीवी ने कागज़ की एक पर्ची पर कुछ लिखा और दरवाजे के बिल्कुल सामने फेंक दिया, मगर दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि खिड़की से पर्ची से फेंका, ऐसे कि दरवाजे के सामने गिर गई। मैंने उसे कहा कि ये सब क्या कर रही हो, तो कहने लगी, तुम देखते गुजरे तो मेरी बीवी ने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जो मंजर था मैं वो देखकर हैरान रह गया। ज़मीन पर एक टोकरी पड़ी थी जिसमें अंडे, गोश्त, दूध, चावल वगैरह मौजूद था। इतना सामान था कि 2 दिन का खाना पकाया जा सकता था। मैंने तो इससे कहा, तुमने क्या जादू चलाया, तो कहने लगी, हर बात तो बताने की नहीं होती ना, चलो ये खाना पकाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं।
हम लोगों ने मिलकर खाना पकाया। बच्चों को खाना खाते देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। हमने भी पेट भरकर खाना खाया। मैंने बीवी से कहा कि सारा खाना क्यों पका दिया, कल परसों के लिए भी रख लेते। अगर कल को फिर से हमें कुछ न मिला तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी तो खैर है, बच्चे तो नहीं भूखे रह सकते। मेरी बीवी ने कहा फिर से खाना आ जाएगा। मैंने कहा तुमने क्या किया है, बताओ तो सही। कहने लगी नहीं बता सकती, नहीं तो जो खाना आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बस आप इस बात से काम रखें और फिक्र नहीं करें। हम लोग टाउन में भूखे नहीं मरेंगे, मैं हूँ ना आपके साथ। अब तो ये रोज़ ही होने लगा। मेरी बीवी सुबह सुबह एक कागज़ पर जो भी चीज़ें उसे चाहिए होती वो लिखकर दरवाजे के आगे फेंक देती और 15 या 20 मिनट के बाद जब हम दरवाज़ा खोलते तो चीज़ें सामने होती। बीवी बहुत ज़्यादा खुश थी। ये सब तो अपनी जगह, इस बात से मुझे मसला नहीं था क्योंकि मैं घर में पैसे नहीं ला रहा था। बच्चों को भूख से ज़िद करते हुए भी नहीं देख सकता था। इस तरह अगर घर में खाने की चीज़ें आ रही थीं, हम सब खा रहे थे तो इससे मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरी बीवी मुझे ये बता क्यों नहीं रही थी कि ये सब आखिर कहाँ से आ रहा है। मेरी बीवी आजकल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करती, पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी। ऐसे तो वो मुझसे शादी से पहले बातें किया करती थी, एक एक बात की खबर देती। अगर कोई काम भी कर रही होती तो कानों में हैंड्स फ्री लगाकर मुझसे ही बातें किया करती। अभी भी यही कर रही थी। ये तो अपनी यादें थीं, इसलिए ये यादगार थी। उसके चेहरे पर ऐसी ही खुशी थी जैसे किसी से अपनी बातें कर रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद था उसके माँ बाप शहर में नहीं रहते थे और उनके पास टाइम नहीं था कि वो उससे पूरा दिन बात करते। सहेली भी मेरी बीवी की कोई नहीं थी। शादी से पहले एक ही थी जो अब मुल्क से बाहर चली गई थी और बाहर के मुल्क की कॉल इतनी महंगी थी कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर वो पूरा दिन किससे बातें करती थी। कान लगाकर उसकी बातें सुनी तो कहने लगी कि तुम्हारा ही तो सहारा है, तुम्हारे बिना तो सब कुछ बर्बाद हो जाना था, बच्चे भूख से मर रहे थे। ये शख्स तो हाथ पे हाथ रख के बैठा था, इसको कोई परवाह ही नहीं थी। ये सुनकर तो मेरा दिल ही जल गया कि मेरी बुराइयां कर रही है, जबकि जानती है कि मैं खुद कितना मजबूर हूँ। मेरी बीवी ने मुझसे झगड़ा करना भी शुरू कर दिया क्योंकि मैं घर में पैसे नहीं ला रहा था। ये औरतों की फितरत होती है कि जब शौहर पैसा बुरा लगना शुरू हो जाता है। मैं जब तक इस घर में पैसे कमा कर ला रहा था सब कुछ अच्छा था, अब मेरी मजबूरी थी तो मैं बुरा हो गया। घर में खाना पकाने की चीज़ें आ जा रही थीं। मेरी बीवी को भला मेरी क्या ज़रूरत थी। उसने मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। कहने लगी घर में बैठे हो कोई काम भी कर लिया करो। मैंने उसे कहा कि ये काम मेरे करने के नहीं हैं, घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो कहने लगी तुम्हारी भी जिम्मेदारी है बाहर से कमा कर लाना। जब तुम अपना काम नहीं कर रहे तो तुम घर बैठे मेरे काम करने में मेरी मदद तो कर ही सकते हो ना। तुम्हारा कोई नहीं है। मुझे अपनी बीवी की बातें तीर की तरह लग रही थीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं जानबूझकर नौकरी छोड़कर नहीं बैठा, लेकिन ताने तो मुझे ऐसे दे रही थी जैसे मैंने उसे कह दिया कि मुझसे घर नहीं चलता, तुम ही कुछ कर लो। और फिर मेरी बीवी कौन सा खुद कमाने जा रही थी, कौन सा बसों के धक्के खाकर किसी जगह मेहनत करने जाती थी। ये खाना कहाँ से आ रहा था ये तो किसी को पता ही नहीं था। उसमें ना मेरी कोई मेहनत थी ना ही मेरी बीवी की। फिर वो इस तरह की बातें करके क्यों घर का माहौल ख़राब कर रही थी। अब तो बच्चों ने भी नोट करना शुरू कर दिया था कि अम्मी और अब्बू में आजकल लड़ाइयाँ हो रही हैं। मेरा बड़ा बेटा था, उसने कहा कि अम्मी आपसे क्यों बदतमीज़ी करती हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो बदतमीज़ी नहीं करती, बस उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मैं भी घर में ही पड़ा रहता हूँ, कहीं आ जा नहीं सकता। एक दफ़े एक पुराने दोस्त की कॉल आ गई। कॉल सुनने के लिए छत पर चला गया। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर के मुल्क होते हो, बच्चे कैसे हैं। कहने लगा कौन सी बीवी, कौन से बच्चे। मैंने अपनी बीवी को यहीं से तलाक भेज दी है और बच्चा तो मैं वापस आकर उससे ले लूँगा। मैंने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, वजह क्या बनी। उसने कहा मेरी बीवी ने मेरे पीछे किसी शख्स के साथ चक्कर चला लिया। मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैं कुछ अरसे तक तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे कोई कर्ज हैं। अब तुम्हें तो पता है कि बाहर के मुल्क में जब हम लोग जाते हैं तो हम पर कर्ज़े भी चढ़ जाते हैं। पहले हमें वो कर्ज़ उतारना होते हैं, फिर बंदा घर के लिए कुछ भेजता है,
वैसे भी वो मेरे माँ बाप के घर पर ही थी, उसे खर्चे की ज़रूरत नहीं थी, जो घर में पकता वो भी खा सकती थी। इस बात पर उसने मुझसे लड़ाई की, फिर किसी और के साथ चक्कर चला लिया। फ़ोन पर ही अपने सारे खर्चे उस शख्स से पूरे करवाती थी, अपने फ़ोन का बैलेंस, कपड़े, जूते, सिर्फ उसे मैसेज करती और वो सारा कुछ घर की दहलीज पर रख कर चला जाता। एक दिन तो मैंने उसे कहा कि खर्चा नहीं भेज सकता, लेकिन ईद के हवाले से कुछ पैसे भेज दूंगा, जोड़ा बनवा लेना। तो कहने लगी, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और जब उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी तो उसने नया जोड़ा, नए जूते, सब कुछ नया पहना था, जबकि मुझे उसे पैसे नहीं लिए थे। यहीं से मुझे शक पड़ा। फिर घर वालों ने भी कुछ बातें बताईं। बाहर की इज्जत का सौदा करे, उसके साथ ज़िंदगी गुजार कर मुझे क्या मिलना था। मुझे अपने दोस्त की बात सुनकर हैरानगी हुई, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि कहीं मेरी बीवी तो ऐसा नहीं कर रही। मैं भी पूरा दिन किसी से फ़ोन पर बातें करती थी और सामान भी ऐसे ही हमारे घर आ रहा था जैसे मेरे दोस्त की बीवी अपने लिए पर्सनल चीज़ें मंगवाती थी अपनी खुशी के लिए, ऐसे ही मेरी बीवी खाना मंगवाती थी। कहीं उसने भी ऐसा चक्कर तो नहीं चला लिया था। वो भी इसी तरह उससे चीज़ें मंगवाती थी, लेकिन घर की चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है उसे भी अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना था। लेकिन अगर वो ये सब कर रही थी तो बहुत बड़ा जुल्म कर रही थी। उसके बाद ये सब जानकर मैं उसे अपनी ज़िंदगी में रखने वाला नहीं था। मेरे दोस्त से इस मौजू पर बात भी हुई। उसने कहा, तुम तो बहुत बड़े पागल हो, फ़ौरन पता करो कि घर में क्या हो रहा है। बीवी से बात की तो झगड़ा हो गया। कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तुम तो कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये बात क्यों नहीं समझते कि ये सब हमारे लिए कर रही हूँ। तुम आजकल मुझसे लड़ते हो, इसलिए सारे इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिए। मैं अपना तकिया उठाए बाहर आकर सो गया, जब आधी रात को एक निहायत अजीब हरकत हुई। मेरे बेटे ने आकर मुझे जगाया, कहा कि अम्मी आंखें नहीं खोल रहीं। अम्मी को भी वही बीमारी तो नहीं हो गई जिससे दुनिया में सारे लोग मर रहे हैं। मैं हैरान परेशान रह गया। बीवी के कमरे में गया तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बेहोश पड़ी थी। उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इनको अलग कमरे में रखें, इनका बहुत ख्याल करें। बीवी को ऐसी हालत में देखकर दिल पसीज गया। बीवी भी हम सफ़र थी, बच्चों की माँ। बच्चे भी बहुत परेशान थे। बच्चों को तसल्ली दी, समझाया और कहा कि अम्मी के पास नहीं जाना। बीवी का इलाज शुरू करवाया। अब अगले दिन के लिए परेशान होने लगा, क्योंकि घर में कुछ नहीं पड़ा। ने सुबह सुबह ही पर्ची मुझे थमा दी और कहा, ये दरवाजे से बाहर फेंक देना, घर में सामान आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अल्लाह का वास्ता है तुम बाहर नहीं निकलना, ना ही ये देखना कि सामान रखने के लिए कौन आ रहा है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे बता दो आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो मेरी बीवी ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। उसने कहा, मेरा फ़ोन मुझे दे दो। मैंने कहा, तुम्हें फ़ोन पर बात करने की क्या ज़रूरत है, तुम अपनी हालत देखो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने का कहा है, तुम्हें फ़ोन चाहिए। उसने कहा, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, फ़ोन पर बात करना क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ोन पर बात नहीं करोगी तो घर में राशन नहीं आएगा? तुम क्या कर रही हो? मुझे अपनी ज़ुबान से बता दो, नहीं तो मैं खुद ही कुछ सोच कर बैठ जाऊँगा। मेरी बीवी मुझे हैरान होकर देखने लगी और कहने लगी, कुछ भी करना, लेकिन कभी मुझ पर शक नहीं करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। बीवी के कमरे से बाहर आ गया। जाते जाते देखा कि वो फ़ोन कान से लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि बीमारी की हालत में भी वो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी कितनी देखभाल कर रहा था। अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं उसके सारे काम कर रहा था। उसके लिए खाना, नाश्ता, दवाइयाँ सब लेकर आता, बार बार पूछता कि तबीयत कैसी है। लेकिन उसने मुझसे झगड़ना ही था। जाने वो कौन था जिसके लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब रोज़ मुझे मेरी बीवी पर्ची पकड़ा देती, मैं उसे दरवाजे के बाहर फेंक देता। आधे घंटे बाद सामान आ जाता, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी भी किसी के साथ चक्कर चला कर बैठी है और वो ये सब कर रहा है। ज़रूर किसी अमीर आदमी के साथ चक्कर चलाया है, क्योंकि रोज़ इतना सामान आजकल के हालात में कोई अमीर आदमी ही भेज सकता है। मेरी बीवी थी भी बहुत खूबसूरत, दो बच्चों की माँ नहीं लगती थी। उसके इसी हुस्न को देख कर तो मैं उसका दीवाना हुआ था, लेकिन आज वो किसी और को ये हुस्न दिखाकर इस तरह की हरकत कर रही थी। अब ये खाना मेरे हलक से नहीं उतर रहा था।
सोच लिया घर नहीं बैठूंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अपने बच्चों का पेट पाल लूँगा। बीवी बीमार है, उसका भी ख्याल करूंगा, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। जब ठीक हो जाएगी तो उसे मेरे साथ रहना है तो रहे, नहीं तो जिसके साथ चक्कर चलाया है उसी के साथ ही जा सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे ये भी देखना था कि वो शख्स कौन था जो मेरा घर बर्बाद कर रहा था। मेरी बीवी ने कहा था कि तुमने दरवाज़ा खोलकर नहीं देखना, बाहर भी नहीं जाना, ना अपनी शक्ल उस शख्स को दिखानी है, न उसकी शक्ल देखनी है। लेकिन मैंने यही करने का प्लान बना लिया था। मेरी बीवी कमरे में थी, वो बाहर नहीं आ सकती थी। मैंने बीवी से पर्ची ली, पर्ची खिड़की के बाहर फेंक दी। मेरी बीवी पर्ची को खिड़की से बाहर फेंक कर खुद हट जाया करती थी। शायद इसीलिए खड़ी नहीं होती थी ताकि मैं भी ना देख, लेकिन आज मैं वहीं पर खड़ा था। मेरी आंखों ने बहुत ही कुछ अजीब सा देखा। मैंने किसी को आते देखा जिसके हाथ में एक टोकरी थी। उस टोकरी में वही सामान जो हमारे घर में रोज़ाना आया करता था। वो आगे बढ़ा, दरवाजे को आगे से पर्ची उठाई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने टोकरी रख दी कि मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया और उसके सामने आ गया। वो मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे गौर से देखा, वो एक औरत थी। उसने मुझे बहुत गौर से देखा और कहा, आप नवीद बेग हैं, ये आपका घर है? मैंने कहा कि ये मेरा घर है, आप कौन हैं? हमारे घर के बाहर पिछले 1 महीने से खाना रख कर जाती हैं। तब उस औरत ने कहा कि ये तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं तो आपको ज़िंदा देखकर हैरान हूँ। आप ज़िंदा कैसे हो सकते हैं? आपके बारे में तो हमें ये पता चला था कि आप मर चुके हैं। ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ? तो मुझे उस औरत ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गया। उसने कहा, जब से मुल्क में लॉकडाउन लगा है, हमने एक छोटी सी तंजीम शुरू की है जिसमें कॉलोनी में रहने वाले घरों में खाने पीने की चीज़ें भेजी जाती हैं। दरअसल मेरे शौहर बाहर के मुल्क होते हैं। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन सुकून नहीं, इसलिए दिल के सुकून के लिए मैंने ये सब शुरू किया। पर्ची पर जो सामान चाहे वो लिखकर लोग फेंक देते हैं, वो खुद सामने नहीं आते ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह न हो। हम उनके लिखे हुए सामान के हिसाब से सामान दरवाजे के बाहर रखकर खुद चुपके से चले जाते हैं। यही हमारी तंजीम का तरीक़ाकार है। आपकी बीवी हमारे पास आई थी 1 महीना पहले। उनके साथ 2 बच्चे भी थे। वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। उनका कहना था कि उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए क्योंकि उनका शौहर इस दुनिया से चला गया है, बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, इसलिए हमने उनका नाम इस लिस्ट में डाला था। इन्होंने हमें आपकी तस्वीर भी दिखाई थी और कहा था आपकी उनके साथ मोहब्बत की शादी है, वो आपको खोकर बहुत परेशान हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं आता, तभी से हम लोग आपके घर खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं तो इसका मतलब आपकी बीवी ने हमसे गलत बयानी की, किसी और मुस्तहिक का हक हराम तरीके से अपने घर में मंगवाया। अगर आप ज़िंदा हैं तो कुछ कर सकते हैं। ये मुसीबत सारे मुल्क पर आई है, सिर्फ़ एक बंदे की मुसीबत तो नहीं। मुझे फ़ौरन वो दिन याद आया जब मैंने अपनी बीवी को कहा था कि मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है, और वो उसी दिन बच्चों को लेकर गायब हो गई थी। मैं पार्क भी गया था लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं अपनी किसी सहेली के घर गई हूँ। दरअसल वो यहाँ गई थी। उस औरत को गुस्सा तो आ गया। उसने कहा, मैं आपकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, इस बीमारी ने उसे घेर लिया है, शायद उसे अपने किए की सज़ा मिली है। आप ये खाना ले जाएं। मैं आज ही सोच रहा था कि अपने बच्चों के लिए खुद कुछ करूँगा। उसने कहा, अगर आपकी बीवी बीमार है तो फिर आपका हक बनता है, बल्कि हम आपका नाम पके पकाए खानों वालों की लिस्ट में डाल देते हैं, लेकिन आपकी बीवी खाना नहीं पका पाएगी। जो उसने किया है वो बहुत ही गलत है। माना कि आजकल सब पर मुसीबत आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत बयानी से काम लें। आपकी बीवी की सेहत याबी की दुआ करूँगी, आपके घर खाना पहुँचा दिया जाएगा। कमरे में आकर बीवी को सब बता दिया। वो हैरान रह गई। मैंने उसे कहा, तुम तो बेवा हो चुकी हो क्योंकि तुमने मुझे सारी दुनिया के सामने मार डाला। इससे तो अच्छा था तुम मुझे सचमुच मार डालती, मुझे आज इतनी जिल्लत न उठाना पड़ती। मेरी बीवी रोने लगी, कहती तो और क्या करती, क्या ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया? कब से कोशिश कर रही हूँ, इधर खाना लगाया, ऑनलाइन काम करने की कोशिश कर रही हूँ,
ایک لڑکی ہے تھوڑی پاگل ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کام دے گی، لیکن پورا دن میرا سر کھاتی رہتی ہے، اس سے باتیں کرتی رہتی ہوں اور کسی نہ کسی طرح کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اپنے گھر کو سنبھال سکوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی، تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر میری بیوی بہت بیمار تھی، اسے مزید پریشان نہیں کرنا تھا۔ اللہ نے کرم کیا، میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی، پھر اس کام کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کوئی کام کر لیں گے جو گھر پر بیٹھ کر سکیں، لیکن اس گھر میں کوئی چیز نہیں آنے دیں گے جس کے پیچھے کوئی جھوٹ ہو، ایسی چیز حرام ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا نوالا نہیں ڈالیں گے۔ میری بیوی بہت شرمندہ تھی، اس نے معافی مانگی اور کہا وہ میرا ہر طرح سے ساتھ دے گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔